हेलो बच्चों। तो कल हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन क्या होता है, उसकी वजह से फिर केप्लर्स लॉ पढ़े थे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन मूव करे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पर्सन या ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है। बट अगर वही ऑब्जेक्ट या पर्सन जो है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज तो होता ही रहेगा, बट अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या रहेगा कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा है कि मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट या पर्सन मूव कर रहा है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पे। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे कि मैंने वो एक लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक कॉइन को हम लोग जो टाई करते हैं और फिर उसको जो रोटेट करेंगे तो उसके वजह से सेंटर पे जो फोर्स आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो देखते हैं। तो वो क्या है, एक फोर्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर किसका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, फोर्स इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे एक सन है और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसका रेडियस कैसे प्रोपोर्शनल होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड फाइंड करने के लिए क्या रहेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा पूरा रोटेट कर रहा है ना भाई, ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट का जो पेरीमीटर हम लोग को फाइंड करना है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, और हम लोग टाइम को टी एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट द टाइम बी टी। देयरफॉर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग फोर्स के फॉर्मूले में ये स्पीड जो स्पीड की वैल्यू इसमें पुट करेंगे बाई टी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर। एम ऐसी रहेगा, वी की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर बाई टी द होल स्क्वायर बाई आर। तो क्या होगा ये, एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी की पावर 4, ये आर। ठीक है, आर से यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, आर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा लास्ट में, एम 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी। ठीक है, ये बच गया। अब क्या स्टेप है, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी इंटू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टी है ना तो टी का भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अभी आर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा। हम लोग केप्लर्स लॉ पढ़े थे कल, केप्लर्स लॉ क्या बोलता है, जो टाइम का स्क्वायर जो होता है, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस जो होता है ना, मीन डिस्टेंस जिसको आर बोलते हैं उसके क्यूब के बराबर रहता है। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस आर लिए क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको और फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर बाई आर क्यूब की वैल्यू क्या आ रहा है, बट अपने पास क्या है, यहाँ पे आर क्यूब बाई टी स्क्वायर है तो इसका इन्वर्स है। अगर इसको हम लोग इन्वर्स करने जाएंगे तो क्या होगा, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k होगा ना। इसको जो उल्टा किए तो के का भी वैल्यू उल्टा होगा ना फिर। तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर है, तो ये दोनों की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, के, 1/k पुट करेंगे। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम/k इंटू आर स्क्वायर।
तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m बाई के जो है ना कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, देयरफॉर f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर के। ये अपना प्रूफ है। इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो फोर्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि जो ग्रेविटेशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर आसमान में अगर वो नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम लोग अगर कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो भी वो चीज नीचे ही आएगा क्योंकि ग्रेविटेशन एक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है, अ टाइप ऑफ फोर्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर फोर्स आ रहा है तो इतना हमेशा रहेगा कि अगर फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होना ही होना है, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी ग्रेविटेशन फोर्स आ रहा है मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन है, बट कैसा एक्सेलरेशन है, कितना इसकी वैल्यू है, क्या है, अब आगे देखते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था मैं फोर्स का, याद है? फॉर्मूला ये था ना, F इज इक्वल टू जी इंटू स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना? और 9th स्टैंडर्ड में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका ये है F इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला अपने को फाइंड करना है, तो क्या होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते, दोनों फोर्स है तो दोनों को इक्वेट कर देते। ठीक है, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो g की वैल्यू क्या मिली अपने को, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी में तो ये सबकी वैल्यू अलग अलग पुट करके देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, कैपिटल G जो है वो बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, मास। m जो मास है ना, किसका मास मालूम है, मास ऑफ द प्लैनेट है। यहाँ पे प्लैनेट कौन सा हम लोग देख रहे हैं, अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, फिर नीचे रेडियस किसका लेंगे हम लोग, अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर्स, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, फिर डिवाइड में क्या है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब वैल्यू पुट करना, सॉल्व करने बाद वैल्यू क्या आएगी अपने पास, इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, जी इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां तक क्लियर हुआ, कर दे भाई, कट कर दिया, अब तक बोल दिया तो ये हो गया अपना क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब ये चेंज भी हो सकता है, हाइट के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या डिविजन में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, अगर समझो यहाँ पे आर की वैल्यू 64000 किलोमीटर है, बट अगर आर की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे अगर आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अगर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, जी की जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के। ठीक है, बट इसमें भी हम लोग कब इसको अज्यूम करते मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन है, तो प्लेन कितना ऊपर चलता है, अगर फॉर एग्जांपल वो 10 किलोमीटर ऊपर चल रहा है, ये सरफेस है अपना। ठीक है, ये सरफेस से प्लेन जो है यहाँ पे कितना 10 किलोमीटर
हाइट पे है, 10 किलोमीटर हाइट पे है, ठीक है। और अपना वैल्यू क्या रेडियस का 6400 प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा 6410 किलोमीटर्स, मतलब खाली 10 किलोमीटर 64,000 किलोमीटर्स में अगर 10 किलोमीटर हम लोग ऐड करें तो कोई ज्यादा फर्क आ रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना उसको नेग्लिजिबल, मतलब जो जी की वैल्यू रहेगा वही एज्यूम करेंगे, ठीक है। बट अगर वो हम लोग सैटेलाइट की बात करेंगे जो अर्थ के सरफेस के बाहर रहता है सैटेलाइट, तो उसमें क्या रहता है हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, रेडियस के कंपेयर में हाइट का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो उस केस में हम लोग को उसको अज्यूम करना रहेगा, ठीक है। अज्यूम करने में क्या होगा कि जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर हुआ ये चीज। फिर सेकंड जो होता है हाइट में हुआ, अब डेप्थ में भी वैसे ही रहेगा। डेप्थ में भी क्या होगा कि आर की वैल्यू जो इसमें एक चीज इसमें फर्क ये है कि आर की वैल्यू हम लोग जो डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ में आर की वैल्यू तो कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू तो कम हो रही है, सरफेस से नीचे जा रही है, सरफेस है इसके नीचे जा रहे हैं, आर की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे जी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जी इंक्रीज तो होना चाहिए, बट यहाँ पे मास भी तो है ना, तो जैसे हम लोग जो सरफेस में अगर नीचे जा रहे हैं तो मास की वैल्यू भी तो कम होगी ना, मास की जो वैल्यू कम होगी, मास की वैल्यू अगर कम हो रही तो मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के है, मास की वैल्यू अगर कम होगी तो जी की वैल्यू भी कम होगी, क्लियर हो रहा है ना चीज। मास की वैल्यू अगर कम हो रही तो जी का भी वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जी इंक्रीज हो रहा है, बट मास की वजह से क्या होगा कि जी भी डिक्रीज होगा, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जी डिक्रीजेस, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए पार्ट होगा होने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मास और वेट क्या होता है, ठीक है। मास क्या होता है, द एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, जो एक्चुअल मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मास है वो, ठीक है, द एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मास है तो ऐसा यूनिट क्या होगा केजी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वेट का डिफरेंस क्या है, वेट क्या होता है, वेट इट इज अ फोर्स by which earth attracts an object। अब यहाँ पे क्या बोला फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पे वेट का यूनिट क्या रहेगा, वेट इज इक्वल टू न्यूटन, ये क्या है इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। आपको सीजीएस पूछेगा तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का सीजीएस यूनिट है, हुआ क्लियर ये चीज। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या है, फ्री फॉल मतलब ये है कि जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, अभी मेरे हाथ में मार्कर नीचे क्या लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, बट मेरा हाथ जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर रहा है, इस वजह से मार्कर मेरे हाथ में है। बट अगर यही मार्कर को मैं अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है ऊपर रहने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्री फॉल है, ठीक है। तो फ्री फॉल के भी तीन इक्वेशन आते हैं, इसमें क्या हुआ वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो नेग्लिजिबल हुआ, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद एक और इक्वेशन क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो क्या है जीरो है, सबके केस में क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी, यहां भी क्या बनेगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहां भी क्या बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस, ठीक है। ये हो गया अपना फ्री फॉल का केस।
फिर आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ये होता है कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टोर्ड है, मतलब कोई रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसके पास क्या रहेगा, कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। सेम इन केस ऑफ जो अर्थ के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग आते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी जैसे अगर हम लोग इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये वापस नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास ज्यादा वेलोसिटी नहीं है। बट एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, इतनी वेलोसिटी से फेंको कि वो जो अट्रैक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फर्क ना पड़े। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एकदम ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो सीधा आसमान के बाहर, मतलब स्पेस में चले जाए, इतनी स्पीड होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितना होना चाहिए वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अभी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को मालूम पड़ गया। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर का हो गया। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी का स्क्वायर। ये सब कहाँ पे मालूम है? ये सब सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, अब एक और हम लोग ये सरफेस पर, अब हम लोग एक चीज और अज्यूम करेंगे कि सरफेस पे अगर ऐसा है तो अगर स्पेस के बाहर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि जो डिस्टेंस हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत दूर। ठीक है, तो बहुत दूर अगर रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी, इनफाइनाइट का साइन क्या होता है? इनफाइनाइट माइनस जी स्मॉल एम बाई आर को हम लोग क्या लिए? इनफाइनाइट लिए। ठीक है, तो कोई चीज अगर इनफाइनाइट से हम लोग डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी? जीरो। ठीक है, सेम इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या बना? जीरो। तो अब क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम है कि इनिशियल एनर्जी जो होता है सरफेस का और जो स्पेस का होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे? टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। इसको हम लोग टोटल एनर्जी को क्या किए? E1 देते हैं इसको नाम। ठीक है, इसको E1 देते हैं, इसको E2 देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? E1 इज इक्वल टू E2 हुआ। अपना E1 क्या है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये साइड नेगेटिव है, ये साइड आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप का इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये टू इधर डिवाइड में वो साइड जाए तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी कैपिटल एम बाई आर। यहाँ पे स्क्वायर में तो साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो वी एस्केप का फॉर्मूला क्या बोला? अंडर रूट टू जी कैपिटल एम बाई आर। ठीक है, अब इस पे जो लास्ट टाइम इससे पहले स्लाइड मैंने बताया था, इसका वैल्यू जी का वैल्यू बताया था, एम का बताया था, आर का बताया था। तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद उसकी अपने को वी एस्केप का वैल्यू क्या मिलेगा? वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंकना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर से अगर फेंकेंगे ऊपर तो वो एस्केप कर जाएगा, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ डाउट रहे तो